हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही फार्माकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये जो है ना सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कवर करी थी। नहीं देखिए वीडियो तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी जो सारी PDF है आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल जाएगी, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए बात करते हैं। वीडियो जो है ना मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, आने भी चाहिए, लेकिन मैं भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, क्योंकि सारा कुछ मुझे लिखना भी होता है। उसके बाद शुरू से लेकर लास्ट तक सारा कुछ मुझे करना होता है, वीडियो बनाने से लेके थंबनेल बनाना, एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना, ये जो है सारा कुछ। तो कोई नहीं, देखते हैं। देखिए मैं जितने मेरे से हेल्प हो सकती है मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो बात करते हैं। देखिए इसमें जो हम कवर करने वाले हैं वो है यूनिट 3 एंड यूनिट 4, जो कि हमारी पहली है हमारी ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जो भी है आगे। ठीक है, देखिए मुझे नहीं पता है कि वीडियो कितनी लेंथी होने वाली है। देखिए हमने लास्ट तक कवर करना है, और आपको पता ही है कि देखिए सारे यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लास्ट तक बिल्कुल देखना है। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने पिछली वीडियो और ये वाली वीडियो अगर लास्ट तक देख ली ना, तो आप फार्माकोलॉजी में फेल तो हो ही नहीं सकते। आप इतना बिल्कुल लिख सकते हैं कि आप पास हो जाओ। तो देखिए बने रहना वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी यूनिट 3 है, उससे जो सबसे पहले जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है हमारा सिंपैथोमिमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या होती हैं। यही जो है ना सारा कुछ देखिए आपको बस रिवाइज होने वाला है, क्योंकि हमने जो सारा कुछ था ना वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। जो है हमारा एड्रीनर्जिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपैथोमिमेटिक एंड सिंपैथोलाइटिक सब ड्रग हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए देखते हैं सिंपैथोमिमेटिक मतलब इसका क्या है। देखिए सिंपैथो का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है। और मिमेटिक का मतलब होता है मिमिक, मतलब कि कॉपी करना, नकल करना या सेम एक्शन होना। यानी कि ऐसे सारे ड्रग, ऐसी सारी दवाइयाँ जो कि वही काम करती हैं जो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपने फाइट एंड फ्लाइट वाला नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, तो वही है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जब हम एबनॉर्मल कंडीशन में होते हैं तब वो जो काम करते हैं नर्वस सिस्टम, तो उसी की तरह जो भी दवाइयाँ काम करेंगी वो हमारी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग कहलाएंगी। ये सेम वही काम करेंगे जो कि हमारे सिंपैथोमिमेटिक न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा एक एपिनेफ्रिन होता है, एक नॉरएपिनेफ्रिन होता है, एक डोपामीन होता है। तो उन्हीं की तरह मेडिसिन काम करेंगे। मेडिसिन का एग्जांपल है जैसे कि फिनाइल एफ्रीन है, साल्ब्यूटामोल है। और इसमें देखिए दूसरा है वो हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। तो जैसे कि पैरासिम्पैथो मतलब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, मिमेटिक मीन्स कॉपी करना, वही। यानी कि ऐसी सारी दवाइयाँ, ऐसी सारी ड्रग जो कि वही काम करेंगी जो कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो करता है। ये जो है ना हमारा एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि हम जब रेस्ट में होते हैं, जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तब ये हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। और जब कोई इमरजेंसी या कोई ऐसे एबनॉर्मल सिचुएशन आती है फाइट एंड फ्लाइट वाली, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, आपने पढ़ा ही होगा, वो होता है एसिटाइलकोलिन। तो बोल सकते हैं कि वो सारी दवाइयाँ जो कि सेम वही काम करती हैं जो कि हमारा एसिटाइल कोलिन करता है, वो हमारी पैरासिम्पैथोमिमेटिक कहलाती हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखोगे, जैसे कि कार्बेकोल है, और एसिटाइल कोलिन खुद भी है जिसको हम बाहर से लेते हैं। इसके अलावा नियोस्टिगमाइन है, मीथाकोलिन है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है क्लासिफाई सिंपैथोमिमेटिक ड्रग एंड गिव फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रीनलिन। देखिए हमने सिंपैथोमिमेटिक ड्रग जो क्लासिफाई करनी है, आपको मैं बता दूं कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, पहले आप डायरेक्टली क्लासिफाई करने मत लग जाना, आपने थोड़ा इसके बारे में बताना होगा, जो कि अभी हमने देखा था वही आपने यहाँ पे लिख देना है। तो बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो ये जो ना हमारी ड्रग 3 टाइप्स की होती हैं, मतलब 3 तरीके से अपना काम करती हैं। एक है डायरेक्ट एक्टिंग, एक है इनडायरेक्ट एक्टिंग, एक है मिक्स्ड एक्टिंग। तो देखिए बात करें डायरेक्ट एक्टिंग, यानी कि देखिए आपने पढ़ा होगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें देखिए 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक होते हैं अल्फा रिसेप्टर, और अल्फा रिसेप्टर भी ना 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, और दूसरे होते हैं बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर भी 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो देखिए बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। तो वो जो सारी ड्रग जो कि डायरेक्टली हमारे इन्हीं रिसेप्टर पे जाके अपना असर दिखाती हैं, वो डायरेक्टली इन्हीं से जाके बाइंड हो जाएंगी और अपना काम दिखाएंगी, वो डायरेक्टली एक्टिंग कहलाएंगी। जैसे कि एग्जांपल है फिनाइल एफ्रीन है, एपिनेफ्रिन है, साल्ब्यूटामोल है। दूसरी हमारे देखिए इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या है, वो डायरेक्टली यहाँ पे जाके बाइंड तो नहीं होंगी, लेकिन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है ना, लाइक एपिनेफ्रिन है,
और नॉर एपिनेफ्रीन है, ठीक है, एपिनेफ्रीन। तो ये उनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, या फिर जो वो वेसिकल्स में होते हैं तो उनको वो स्टिमुलेट करेंगे कि वो इन्हें रिलीज़ करें। वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे डायरेक्टली, वो इनको स्टिमुलेट करके फिर इन्हीं से काम करवाएंगे। तो वो जो है ना हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्यूडोएफेड्रिन है और हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो हमारी है, वो है मिक्स्ड एक्टिंग। मिक्स्ड कहने का मतलब वो दोनों तरीके से काम कर सकती हैं, वो डायरेक्टली भी अटैच हो सकती हैं और उनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो उनको भी स्टिमुलेट करके काम करा सकती हैं। और नेक्स्ट देखिए इसमें हम बात करते हैं वो फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनालिन। देखिए जहाँ भी फार्माकोलॉजी पूछे ना, देखिए मैं आपको बता दूँ तो वहाँ पे आपने याद रखना, देखिए मोड ऑफ एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक यानी कि ADME, वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, ये 2 पॉइंट हो गए। और इसके अलावा उसका यूज़ एंड उसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये जो ना चारों चीज़ें आपने बतानी होंगी अगर फार्माकोलॉजी पूछता है। सबसे पहले कि वो ड्रग है क्या, उसके बारे में बताना है, किस कैटेगरी की है, उसके बाद उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके बाद वो कहाँ एब्जॉर्ब होती है, उसको हम ओरली लेते हैं, इंट्रावेनसली लेते हैं, कैसे लेते हैं, D4 डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में बता सकते हैं। बाकी मेटाबॉलिज्म बताना होता है कि वो लिवर द्वारा मेटाबोलाइज हो रही है या फिर किसके द्वारा, एक्सक्रेशन वो हमारी बॉडी से कैसे निकल रही है वो बताना होता है, उसका यूज़ क्या है और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो ये होती है पूरी फार्माकोलॉजी। तो बात करते हैं देखिए एड्रेनालिन की फार्माकोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो देखिए एड्रेनालिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। तो बात करते हैं कैसे काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो ये देखिए पोटेंट स्टिमुलेटर होता है अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर का, जो कि अभी हमने रिसेप्टर देखे थे। ये जो है ना अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 किसी पर भी जाके बाइंड हो सकता है, ये उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। बात करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक की, इसको हम कैसे ले सकते हैं। तो देखिए ये जो है ना एड्रेनालिन केवल इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, अगर हम इसको ओरली लेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, ये लिवर में मेटाबोलाइज होता है। इसकी डोज जो है हम 0.2 से 0.5 mg पर ml लेते हैं, क्योंकि इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं तो ml के हिसाब से लेना होगा। तो ये इसकी डोज है। बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक होता है। ये जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट होती है। तो ऐसे इस तरीके से सारा कुछ आपने बताना होगा। बात करते हैं इसका यूज़ क्या है। तो ये देखिए सारे रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है, तो हर एक रिसेप्टर पे हर एक जगह इसका अलग अलग यूज़ होता है। तो एक यूज़ है इसका कि ट्रीट कार्डियक अरेस्ट, यानी कि जब जो हमारा हार्ट है वो एक संग अपना काम करना बंद कर दे तो उस केस में भी इसका हम यूज़ करते हैं कि वो हार्ट को स्टिमुलेट करें। इसके अलावा देखिए हाइपोटेंशन, हाइपो मीन्स ब्लड प्रेशर कम है, अब हमें बढ़ाना है, तो उस केस में भी। इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म, वही हमारी जो ब्रोंकाई वगैरह है वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट हुई पड़ी है, वो उनको डायलेट करने में भी। इसके अलावा सिम्पैथोलाइटिक ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट बीट का कम हो जाना। इसके अलावा सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, कोई ड्रग रिएक्शन कर जाती है, तो वहाँ पर भी हम एड्रीनालिन या बोले तो एपिनेफ्रिन का हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं कुछ इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट की। तो देखिए जैसा कि हम बोल रहे थे कि हाइपोटेंशन में यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में यूज़ होता है, तो अगर कभी कभी ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा है ये हमारा ब्रेडिकार्डिया में यूज़ हो रहा था, यानी कि जो हार्ट रेट कम थी उनको बढ़ाने में यूज़ होगा। कभी कभी हार्ट रेट ज़्यादा ही बढ़ जाए तो ये टैकीकार्डिया कॉज कर सकता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। इसके अलावा देखिए 3-4 साइड इफेक्ट तो कंपलसरी है, हर एक में लिख सकते हैं। डिजीनेस, वोमिटिंग, नोजिया, हेडेक, ये वगैरह वगैरह, ये जो है ना सारे कुछ हेडेक साइड इफेक्ट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन वो है व्हाट आर पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग एंड ये फार्माकोलॉजी ऑफ एसिटाइलकोलिन। पहले तो बात करते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक ये ड्रग क्या है, इसको 2 वर्ड में तोड़ दीजिए। देखिए पैरासिम्पैथो प्लस लाइटिक, पैरासिम्पैथो से मतलब वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लाइटिक मीन्स लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन, या बोले तो अपोज काम करना, अपोजिट काम करना। वो जो सारी दवाइयाँ जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम करती हैं, अपोजिट काम करती हैं, वो हमारी पैरासिम्पैथोलाइटिक कहलाती हैं। या सिंपली बोले तो जो हमारा एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर था ये उसके अगेंस्ट काम करती हैं, उसके कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होती हैं। तो वही है हमारी ये दवाइयाँ, वो लिखा पड़ा है, ठीक है। बात करते हैं देखिए यहाँ पे एग्जांपल की, जैसे कि हमारा डाइसाइक्लोमीन है, इट्रोपियम ब्रोमाइड है, एट्रोपिन है। तो देखिए ये जो है ना सारे कुछ आप पढ़ चुके हैं, ये जो है ना यूनिट 3 से क्वेश्चंस हैं जो आप मेडिकल में पढ़ चुके हैं। तो देखिए बात करें फार्माकोलॉजी ऑफ एसिटाइलकोलिन, तो ये देखिए आपने सारा कुछ वही बताना होगा। तो देखिए बात करें एसिटाइलकोलिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होता है,
और ये देखिए हमारा कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। एक हमारा दो कंपाउंड होते हैं, कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब ये दोनों कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में आते हैं, या ये दोनों मतलब रिएक्ट करते हैं इस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमारा ये एसिटाइल कोलिन बनता है। तो बात करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन की। तो देखिए जो हमारे रिसेप्टर होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जो कि मोस्टली मस्करेनिक एंड निकोटिनिक दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, तो ये जो है ना उन्हीं से जाके बाइंड हो जाता है और अपना असर दिखाता है। तो ये वहाँ पे एक्साइटेबिलिटी का काम करता है। बोले तो ये जो ना हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो भी हमारे इम्पल्सिस वगैरह है उनको और ज़्यादा एक्साइट करता है। लेकिन कहीं कहीं पे ये एज ए इनहिबिटरी भी काम करता है, जैसे कि स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है। बोले तो हमारी हार्ट रेट बढ़ी पड़ी है तो उसको कम भी यही करेगा अगर हम एसिटाइलकोलिन ले लेंगे। तो ये जो है ना इसका मोड ऑफ एक्शन है। बाकी बात करते हैं, देखिए एसिटाइलकोलिन हमारा ये मार्केट वगैरह में शायद अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो है ना वो सारा कुछ अभी डाटा नहीं है कि कहाँ एब्जॉर्ब होता है, क्या वो होता है। लेकिन हाँ, ये हमारी बॉडी में खुद के अंदर ही है, तो उसी के बारे में शायद क्वेश्चन आ सकता है कि एसिटाइलकोलिन की फार्माकोलॉजी बताइए। तो सिंपल से बात करते हैं इसके एक्शन की, या बोले तो इसके यूज़ की कि ये क्या एक्शन दिखाता है। तो देखिए ये जो है ना हार्ट रेट को स्लो करता है। यानी कि सपोज अभी आप भाग करके आए हैं, जैसे कि फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन थी, कोई कुत्ता वगैरह आपके पीछे पड़ गया, तो कुछ टाइम तो आपके हार्ट रेट बढ़ी रहेंगे, लेकिन फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगा, सिंपल से हमारे हार्ट रेट को कम कर देगा। ऐसे अगर हमारी जो मसल्स हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट हुई पड़ी उनको रिलैक्स करेगा एंड इंक्रीज बॉडीली सिक्रेशन, बॉडी की जो सिक्रेशन है उनको इंक्रीज कर देगा, यानी कि डाइजेशन वगैरह को बढ़ा देगा। और डायलेट ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा कि आराम से ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो ये काम होता है हमारा एसिटाइलकोलिन का। तो इस तरीके से पूरी फार्माकोलॉजी आपने बतानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, डिफाइन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन एंड को ट्रांसमिशन। तो देखिए मतलब समझिए इसको, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन को 3 वर्ड में तोड़ दिया है। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, ह्यूमरल मीन्स होता है केमिकल, एक मैसेंजर, एंड ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसफर करना। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कोई मैसेज कन्वे किया जाता है, कोई इम्पल्स कन्वे किया जाता है, किसकी मदद से, केमिकल की मदद से। तो वो जो प्रोसेस होती है ना वही हमारी न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन कहलाती है। तो सिंपल सा वही लिखा पड़ा है। और यहाँ पे आप देख लेना, देखिए जैसे एक न्यूरॉन है हमारा और ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये केमिकल रिलीज होते हैं, दूसरे से जाके ये अटैच हो जाते हैं और मतलब मैसेज को कन्वे करते हैं। तो ये केमिकल की मदद से जो हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है वही है हमारा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दूसरा भी था, वो है को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन देखिए को का मतलब होता है सपोर्टिव, सपोर्ट करना। तो को प्लस ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर मीन्स वही केमिकल, यानी कि जब हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ना, जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर है, तो उसके साथ साथ कभी एक दूसरा कोई केमिकल भी रिलीज होता है जो कि उसका सपोर्ट करता है, उसका सपोर्टिव होता है। तो उसी को हम बोलते हैं को ट्रांसमीटर। और ये जो प्रोसेस होती है सपोर्ट करने की या रिलीज होने की, वही हमारी को ट्रांसमिशन कहलाती है। तो वही यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा, व्हाट आर सिम्पैथोलाइटिक ड्रग एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड देयर यूजेस, या बोले तो प्रोप्रानोलोल का मोड ऑफ एक्शन, उसके यूजेस वगैरह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो बात करते हैं सिम्पैथोलाइटिक ड्रग क्या है, 2 वर्ड में तोड़ दीजिए। देखिए सिम्पैथो मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लाइटिक मीन्स लाइसिस, ब्रेक डाउन, या बोले तो अगेंस्ट काम करना। यानी कि देखिए वो सारी दवाइयाँ जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम करती हैं, उसके अपोजिट काम करती हैं, जो हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उनको ये ब्लॉक करने का काम करती हैं। या बोले तो जो एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन या डोपामाइन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते थे, किस केस में, फाइट एंड फ्लाइट वाली केस में, तो ये जो है ना उनको इनहिबिट कर देती है, बोले तो उनके इफेक्ट को एंटागोनाइज करती हैं। एग्जांपल जैसे कि अल्फा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, तो ये जो है ना हमारी सिम्पैथोलाइटिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे लिख रखा है मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड देयर यूजेस, या बोले तो प्रोप्रानोलोल का मोड ऑफ एक्शन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, पूरी वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए टाइम नहीं है बार बार बताने का, वहाँ से ही चेक कर लेना, ठीक है। बस वहाँ पे आपने देखिए सिंथेसिस को छोड़ देना है और सार को छोड़ देना है, बाकी सारा कुछ आपने वहीं सेम कवर कर लेना है। बात करते हैं ना, वहाँ पे मैंने देखिए फार्माकोकाइनेटिक नहीं बताई थी इसकी। तो फार्माकोकाइनेटिक आपने देखिए मैं यहाँ पे बता दूं कि जो हमारी प्रोप्रानोलोल होती है उसको आप ओरली भी ले सकते हैं और इंट्रावेनसली भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना मेटाबोलाइज होती है लिवर के द्वारा, एक्सक्रिएट होती है यूरिन के थ्रू, और इसके डोज जो है हम 10 से 30 mg लेते हैं एवरी 6 से 8 घंटे में आप इसको ले सकते हैं। तो ये है इसकी डोज। तो और बाकी यूजेस वगैरह, मोड ऑफ एक्शन वगैरह सारा कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो है, व्हाट आर पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट।
तो देखिए जैसे कि नेम आ रहा है मसल रिलैक्सेंट, कोई भी ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मसल जो हो जाती हैं, मसल जब खिंच जाती हैं तो उनको ये रिलैक्स करने के काम आती हैं, या जब उनमें स्पाज्म हो जाता है तो उसको ये ठीक करने के काम आती हैं। तो उनको हम मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं, जो कि 2 तरह की होती हैं। यूनिट 3 में आपको पेरीफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट मिलेंगी, और यूनिट 4 में आपको सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट मिलेंगी। तो देखिए बात करते हैं, जो पेरीफेरली होती है ना, वो डायरेक्टली जो हमारी पेरीफेरल बोले तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके अपना असर दिखाती हैं। हमने कोई भी मेडिसिन ली, वो डायरेक्टली मसल के पास जाएगी और अपना असर वहाँ पे दिखाएगी, तो उसको हम बोलेंगे पेरीफेरली एक्टिंग। एग्जाम्पल देखिए जैसे कि डेंट्रोलिन है, मेटाक्यूरिन है, तो ये हमारी पेरीफेरली एक्ट करती हैं। दूसरे हमारी सेंट्रली एक्टिंग, ये देखिए जो हमारी मसल्स हैं या जहाँ पे स्पाज्म हो रहा है, ये वहाँ पे तो जाएंगी नहीं, ये जाएंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। वहाँ से कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे और वो केमिकल अपना असर दिखाएंगे मसल के पास जा करके, यानी कि डायरेक्टली मसल पे काम कर रही हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है, वहाँ पे फिर कोई केमिकल रिलीज हो रहा है और वो बाकी बाद में जाके अपना असर दिखा रहा है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था, वही मैंने सेम लिखा है यहाँ पे, व्हाई एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। अच्छा, ग्लूकोमा क्या होता है, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो हमारी जो आँख होती है, आँख में बीच में देखोगे, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, आपको पता ही होगा, ये पढ़ चुके हैं सारा कुछ। तो इस केस में ग्लूकोमा में क्या होता है, ये जो हमारी जो आँख है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो हमारी प्यूपिल जो होती है ना, वो डायलेट हुई होती है, बोले तो वो इस तरह से चौड़ी हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। और इसके साथ साथ जो हमारी नर्व्स जो होती है ना, जो नर्व हमारी ब्रेन को जाती हैं, ये जो हमारी आई को ब्रेन से कनेक्ट करके रखती है नर्व, वो जो है डैमेज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम ग्लूकोमा बोलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए एट्रोपिन यहाँ पे हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए एट्रोपिन एक हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जो कि उस केस में लेते हैं जैसे कि हमारी आँख रेड वगैरह हो गई है, थोड़ी कुछ इरिटेशन वगैरह हो रही है, तो हमारी आँख की जो पुतली है उसको और ज़्यादा खोलने के लिए, उसको डायलेट करने के लिए लेते हैं। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा ग्लूकोमा के केस में क्या था, हमारी जो पुतली थी, हमारी जो प्यूपिल थी, वो ऑलरेडी डायलेट होती है। अगर हम उसको और ज़्यादा यहाँ पे डायलेट करेंगे भाई, तो ये तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी ना। तो उस केस में हमने एट्रोपिन यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, इससे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि एट्रोपिन क्यों ग्लूकोमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हमारी यूनिट 4 यहाँ से स्टार्ट होती है, बाकी यूनिट 3 हमने जो भी सारे कुछ कवर करा है। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इन द सीएनएस। तो देखिए वही क्वेश्चन है कि कैसे एक मैसेज हमारे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाता है किसी केमिकल की मदद से, वो हमारा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन कहलाता है। अब बात करते हैं वो सीएनएस में कैसे जाता है, या फिर सीएनएस में कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर काम करते हैं। बेसिकली आपने न्यूरो ट्रांसमीटर बताने होंगे कि उनका काम क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर का किस में, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो वही जो है ना सारे कुछ पहला वाला ही लिखा पड़ा है यहाँ पे, आप देख लेना, बाकी पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो इसमें देखिए बात करें, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो 2 टाइप्स के ही होते हैं, एक होते हैं एक्साइटेटरी और एक होते हैं इनहिबिटरी। तो एक्साइटेटरी जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि सीएनएस में जो पाया जाता है मेनली, वो होता है हमारा ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट एक ऐसा न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो भी मैसेज हमारे सीएनएस में आते हैं ये उसको और ज़्यादा इन्हांस करता है और ज़्यादा एक्साइट करता है, तो उसके बारे में आपने बताना होगा। दूसरा देखिए इनहिबिटरी जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि सीएनएस के अंदर पाए जाते हैं, वो हमारा गाबा एंड सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन। तो ये जो है ना, जो हमारा मैसेज है उसको आगे कन्वे नहीं होने देते हैं, बल्कि इनहिबिट कर देते हैं। तो देखिए बात करें, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इन द सीएनएस, तो पहले आपने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन बताना होगा, इस तरीके से डायग्राम आप बना देना। बाकी जो भी इसके न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, देखिए जैसे मैंने नेम बताया था ना, जैसे ग्लूटामेट, तो सिंपली आपने इतना ही नहीं लिखना, आपने अगर लॉन्ग में आएगा तो उसके बारे में लिखना होगा, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सारा कुछ। ऐसे ही यहाँ पे जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर उनके बारे में लिखना होगा, गाबा के बारे में, सेरोटोनिन के बारे में, ग्लाइसिन के बारे में, तब जाके कवर क्वेश्चन होगा। तो शॉर्ट में बस आप इतना ही समझे, और मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ इतने टाइम में, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, वो हमारा क्वेश्चन वो है क्लासीफाई सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स एंड गिव डिफरेंस बिटवीन बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन। तो देखिए जो ना क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आया है, आप इसको जरूर से देखिए कवर करें। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले सेडेटिव क्या है। तो देखिए सेडेटिव ने हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेडेटिव है क्या। तो जो कि हमने 4th यूनिट देखी थी, वहाँ पे है सेडेटिव, शायद आपको नज़र आए अभी, हाँ। तो ये है देखिए हमारे सेडेटिव क्या होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसी सारी दवाइयाँ जब हमको टेंशन होती है,
हमको एंजाइटी होती है, या फिर बोले तो हम कुछ ज़्यादा एक्साइट रहते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा काम होने के लिए, थोड़ा सा स्लो होने के लिए, बोले तो टेंशन वगैरह को दूर करने के लिए जो भी मेडिसिन दी जाती है वो हमारी सेडेटिव कहलाती हैं। एक है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक भी वही मेडिसिन है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये जो है सेडेटिव आपको नींद नहीं आने देंगी, बोले तो आपको थोड़ा शांत तो कर देंगी, रिलैक्स तो आपको करेंगी, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन हिप्नोटिक ऐसी मेडिसिन है जिनको खाने के बाद आप शांत हो जाएंगे बिल्कुल, और आपको एकदम नींद आ जाएगी। तो ये जो है हमारी ड्रग जो है ये इंड्यूस करती हैं स्लीप को, लेकिन सेडेटिव जो है वो स्लीप को इंड्यूस नहीं करती हैं। और इसके अलावा देखिए आप एक और पॉइंट ध्यान रखिए, जैसे कि हमारी मेडिसिन है जो कि डायजेपाम है, तो अगर देखिए उसको हम लो डोज में लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट होगा वो सेडेटिव होगा, यानी कि उससे आपको नींद नहीं आएगी, आप रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन अगर उसी की डोज अगर हम बढ़ा दें, ज़्यादा डोज में लें, तो वो हमारा एज ए हिप्नोटिक वो काम करेगी। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि अगर डोज कम लेंगे तो सेडेशन होगा, अगर जो डोज है वो ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पे वो हिप्नोसिस यानी कि हिप्नोटिक इफेक्ट वहाँ पे दिखाएगी। तो आई होप इनमें डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। लेकिन हमारे क्वेश्चन में आगे था कि उसको आपने क्लासीफाई करना है कि क्या होती है हमारी सेडेटिव, और वो तो हमने देख लिया है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए ये जो है ना 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। आप जैसे अगर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री की तैयारी अगर सही तरीके से करी हो तो वहाँ पे देखोगे ना आपको एकदम तुरंत याद हो जाएगा, अगर आपने देखा भी हो सिलेबस। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ना हमारी 4th यूनिट थी जिसमें था सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो इसमें देखिए 2 आते हैं, बेंजोडाइजेपिन एंड बारबिचुरेट एंड मिसलेनियस ड्रग। यानी कि समझ आ गया कि सेडेटिव या हिप्नोटिक कितने टाइप्स की होती हैं। एक होती है बेंजोडाइजेपिन, एक होती है बारबिचुरेट, एक होती है मिसलेनियस। या फिर फार्माकोलॉजी में एक मिसलेनियस की जगह दूसरी कैटेगरी दे दी है जो कि न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक, यानी कि कुछ न्यू मेडिसिन आई हैं। बारबिचुरेट सबसे पुरानी है, बेंजोडाइजेपिन उनसे नहीं है, और ये जो है सबसे नहीं है। तो बात करते हैं इनका काम कैसे काम करती है, उनका मोड ऑफ एक्शन वगैरह इनके बारे में थोड़ा बहुत। तो देखिए बात करते हैं जो बारबिचुरेट जो है ना, ये जो है ना सीएनएस को डिप्रेस करती हैं। यानी कि जब हमारा सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा तभी तो हमको नींद आएगी, या फिर जब भी तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील होगा। तो ये सीएनएस डिप्रेस कैसे होता है? देखिए इसको डिप्रेस करने के लिए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे, यानी कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आगे मैसेज को कन्वे ना होने दें। तो उसका एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक गाबा, जिस पे हमारे जाके बारबिचुरेट काम करती हैं। तो बारबिचुरेट हमने ली, बारबिचुरेट, ठीक है, बारबिचुरेट ली, वो अपना असर दिखाएगी किस पे? गाबा पे। और गाबा जब एक्टिवेट हो जाएगा, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की जब एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा? आगे मैसेज को कन्वे नहीं होने देगा, मैसेज जो है आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। जब मैसेज ही न्यूरॉन्स में नहीं जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा सैडेशन, यानी कि सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा, और वही हमें रिलैक्स फील कराएगा। तो इस तरीके से इनका मोड ऑफ एक्शन होता है कि बारबिचुरेट आखिर काम करती कैसे हैं। तो एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, ये जो है ना गाबा जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, गाबा जो रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे एक गाबा क्लोराइड चैनल होता है। तो गाबा क्लोराइड चैनल खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो ये जो है ना इसके खुलने की जो ड्यूरेशन है, जैसे कि सपोज बारबिचुरेट लेने से पहले हमारा जो ये चैनल था वो 5 सेकंड के लिए खुलता था, ठीक है, और हमने बारबिचुरेट ली तो उसके बाद ये जो है ना 10 सेकंड खुलने लगी, यानी कि उसका ड्यूरेशन बढ़ा देता है। और जब ये जो है गाबा क्लोराइड चैनल ज़्यादा देर तक खुलेगा ना, तो यहाँ पे जो है हमारे आयंस जो है एक मूव कर लेंगे, एक साइड से दूसरे साइड में चले जाएंगे, और वो जो है ना हाइपर पोलराइजेशन कोज करते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पे एक पॉइंट, हाइपर पोलराइजेशन अगर आपको याद आया हो ना, आपने देखिए एक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा एचईपी सेकंड में, सेकंड सेमेस्टर में। तो कुछ उस तरीके से ग्राफ होता है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता दूं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखो कि रेस्टिंग फेज होता है, ये हमारा डीपोलराइजेशन, ये होता है रीपोलराइजेशन, और ये होता है हाइपर पोलराइजेशन। यानी कि जब हमारा जो पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो माइनस में चला जाता है, रेस्टिंग फेज से भी नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं हम हाइपर पोलराइजेशन। तो वही तो करती है हमारी ये ड्रग, हाइपर पोलराइजेशन कॉज करती हैं। किससे? ये गाबा क्लोराइड चैनल को काफ़ी देर तक खुला रखती हैं कि भाई खुले रहने दो, आयंस को आने दो, जाने दो, कुछ भी होने दो। तो वहाँ पे हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि एक्शन पोटेंशियली जनरेट नहीं होगा। जब एक्शन पोटेंशियली जनरेट नहीं होगा तो कन्वे कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, हमारा जो सीएनएस हो जाएगा डिप्रेस। इस तरीके से करते हैं बारबिचुरेट अपना काम। तो वही लिख रखा है, देख लेना। ये जो है ना 3 तरह की होती हैं। एक है देखिए लॉन्ग एक्टिंग, बहुत ही आसान है, बस सिंपली आपने ना इनका ये ध्यान रखना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो लॉन्ग एक्टिंग जैसे कि नेमारा जो कि ज़्यादा देर तक अपना असर दिखाएंगी। देखिए जब कोई ज़्यादा देर तक असर दिखाएगी ना तो वो ज़्यादा देर में ही एक्टिव हो पाएगी। तो ये जो है ना देखिए 1 घंटे में अपना असर दिखाती है,
मतलब 1 घंटा लग जाता है इसको असर दिखाने में, और जिसका जो असर है ना फिर 10 से 12 घंटे रहता है। एग्जाम्पल जैसे कि फेनोबार्बिटोन है, और ये जो है ना सीजर वगैरह को ठीक करने के काम आती है। शॉर्ट एक्टिंग यानी कि जो 20 से 30 मिनट में अपना असर दिखाने लग जाएगी, लेकिन वो कितनी देर तक दिखाएगी, 3 से 8 घंटे तक दिखाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि पेंटोबार्बिटॉल है, एमोबार्बिटॉल है, ठीक है। तीसरी हमारी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा मीन्स बहुत ही कम, अल्ट्रा शॉर्ट यानी कि जो जस्ट इन विद इन ए मिनट वो अपना एक्शन दिखाने लग जाएगी, लेकिन कितनी देर तक दिखाएगी, केवल 30 मिनट तक वो दिखाएगी। तो ये हमारी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हो गई। एग्जाम्पल जैसे कि थियोफेंटल है। तो ये जो है ना देखिए क्लासिफिकेशन था हमारा बारबिचुरेट्स का। नेक्स्ट देखिए हमारी वो है बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन भी हमारे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ही होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है हमारे बारबिचुरेट में और इनमें, कि ये देखिए जैसा कि हमने देखा था, ये जो गाबा क्लोराइड चैनल था ये उसकी किसको ये बढ़ा दे रही थी, ये ड्यूरेशन को बढ़ा दे रही थी, यानी कि वो ज़्यादा देर तक खुले रहते थे। लेकिन ये भी थोड़ा हट के थोड़ा काम करती हैं। ये वही जो गाबा क्लोराइड जो चैनल्स होते हैं ना, ये उनकी ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती हैं। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि सपोज पहले जो हमारे गाबा क्लोराइड चैनल थे वो 2 सेकंड में खुलता था, मतलब 2 सेकंड के अंतर पे खुलता था। 2 सेकंड हुई फिर खुला फिर बंद हो गया, 2 सेकंड हुई फिर खुला फिर बंद हो गया। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो सपोज वो पहले मेडिसिन लेने से पहले वो 2 सेकंड पे खुलता था, और वही जब हमने बेंजोडाइजेपिन ली तो वो 1 सेकंड पे खुलने लग गया, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वो जल्दी से जल्दी खुलेगा, जल्दी से जल्दी खुलेगा। तो क्या होगा, वही हाइपरपोलराइजेशन होगा, आयंस इधर उधर जाएंगे, और उससे हमारे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और क्या होगा, हमारा CNS लास्ट में डिप्रेस हो जाएगा, जो कि हमें या तो नींद दिलाएगा या फिर हमें रिलैक्स फील कराएगा। तो ये हमारी बेंजोडाइजेपिन। अगर देखिए बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो ये देखिए 3 टाइप्स की होती हैं, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वल्सेंट। हिप्नोटिक कहने का मतलब वही जो नींद दिला दें कुछ, अगर ये एज ए एंटी एंजाइटी बोले तो एंजाइटी वगैरह को कम करें तो वो इस कैटेगरी में आएंगी। एंटी कन्वल्सेंट जो कि सीजर वगैरह जो दौरे वगैरह पड़ते हैं उनको ठीक करती हैं, तो वो इस कैटेगरी में आएंगी। एग्जाम्पल जैसे कि हिप्नोटिक डाइजेपाम है, फ्लोराजेपाम है, नाइट्रोजेपाम है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो कभी कभी देखिए एक ही मेडिसिन तीनों कैटेगरी में भी काम करती है। अगर हम डोज बढ़ाते जाते हैं, कम डोज दी तो हिप्नोटिक इफेक्ट, थोड़ी और बढ़ाई तो एंटी एंजाइटी वगैरह, या फिर बोले तो इसका कम देंगे डोज और इसका ज़्यादा देंगे क्योंकि नींद आ जाए। बाकी जो एंटी कन्वल्सेंट जो है उसमें ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी कि और ज़्यादा नींद आ जाए। तो इस तरीके से वही एग्जाम्पल है, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी देखिए आप यहाँ पे देखोगे, तीसरी कैटेगरी थी न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन, यानी कि न्यू दवाई है लेकिन वो बेंजोडाइजेपिन नहीं है। तो वो है हमारी देखिए एग्जांपल जैसे कि जोपिक्लोन, जोपीडेम एंड जोलेपिलोन। तो ये जो देखिए इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है सेडेटिव का एंड हिप्नोटिक का। लेकिन यहाँ पे एक और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन। तो इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए ये जो है ना, देखिए मैंने वैसे कवर कराया था मेडिकेम में, लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस है क्या आखिर। तो देखिए बात करते हैं, यहाँ पे लिखा पड़ा है सबसे पहला देखिए गाबा फैसिलिटेटरी एंड मिमेटिक आल्सो। तो जो हमारी बारबिचुरेट होती है ना, देखिए वो गाबा को तो फैसिलिटेट करते हैं कि भाई जाके तू अपना असर दिखा और आगे मैसेज को कन्वे ना होने दें। वो मिमेटिक भी होती है। मिमेटिक अभी हम देखते रहते हैं कि कॉपी करना, एक्शन को कॉपी करना, वो सेम गाबा की तरह भी काम करती हैं। तो ये हमारी गाबा से भी काम कराती हैं, खुद भी काम करती हैं, और जो है हमारा CNS को डिप्रेस कर देती हैं। दूसरी हमारी बेंजोडाइजेपिन, वो केवल गाबा से ही काम कराती हैं, वो खुद काम नहीं करती। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा ये कि जैसे कि हमने देखा था वो जो हमारे गाबा क्लोराइड चैनल था, ये उसकी क्या बढ़ा रहे थे, ड्यूरेशन को बढ़ा दे रहे थे। जितनी देर वो खुलता था उससे ज़्यादा इन्होंने खोल के रखा था, वो हमारी बारबिचुरेट कर रही थी। लेकिन जो बेंजोडाइजेपिन थी वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही थी, वो जल्दी जल्दी से खुलवा रही थी। जो पहले 2 सेकंड में खुल रहा था, बेंजोडाइजेपिन की वजह से वो 1 सेकंड में खुलने लग गया। तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ये इनका अलग एक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए अब आप देखोगे यहाँ पे गाबा भी काम करेगा और ये मेडिसिन खुद भी करेगी। तो ये जो है ना देखिए मोर न्यूरोनल डिप्रेस करती हैं, ये CNS को ज़्यादा डिप्रेस करती हैं, लेकिन ये जो है ना थोड़ा कम करती हैं। तो इनमें ये डिफरेंस है। इसके अलावा जो हमारी बारबिचुरेट है ना पुरानी है, और ये जो है ना थोड़ी अनसेफ है। लेकिन जो बेंजोडाइजेपिन है वो अभी नई आई हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। और ये बारबिचुरेट काफ़ी अडेक्टिव होती हैं,
लेकिन बेंजोडाइजेपिन जो है ना वो थोड़ी कम एडिक्टिव है। नेक्स्ट देखिए इसमें आप देखोगे इसका जो डिफरेंस वो है कॉज हाइपरगेसिया। जो हमारी बार्बिट्यूरेट होती है ना वो हाइपरगेसिया कॉज करती है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी प्रॉब्लम, सपोज मेरे यहाँ पे लग गया, ठीक है, अगर नॉर्मली लगेगी तो थोड़ा जैसे नॉर्मल दर्द होता है ऐसे ही होगा। अगर मैं बार्बिट्यूरेट को ना काफ़ी दिनों से ले रहा हूँ या लगातार ले रहा हूँ तो उसकी वजह से हो जाएगा मुझे हाइपरगेसिया, यानी कि जो थोड़ी सी चोट लगी है ना वो भी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अगर मेरे को वहाँ पे कोई टच भी करेगा ना तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो वो है हमारा हाइपरगेसिया जो कि बार्बिट्यूरेट की वजह से होता है। लेकिन बेंजोडाइजेपिन में ये जो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए नो एंटीडोट अवेलेबल। अगर सपोज कि हमने बार्बिट्यूरेट गलती से ज़्यादा डोज ले ली, इसकी अगर हमारी क्या होगी, पॉइजनिंग होगी, तो कोई भी एंटीडोट नहीं है। इसको हम केवल सिम्पटोमेटिक जो सिम्टम होते हैं उन्हीं के बेस पे इनको ठीक कर सकते हैं, चारकोल वगैरह दे सकते हैं, लेकिन इसका खुद का कोई एंटीडोट नहीं है। लेकिन बेंजोडाइजेपिन के केस में अगर ऐसा होता है हम ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो उसका एक एंटीडोट अवेलेबल है जो कि है फ्लूमाजेनिल। तो ये उसको बिल्कुल ठीक कर सकता है जस्टिन, जो भी उसका टाइम है एक्शन का उसमें बहुत ही जल्दी वो ठीक कर देगा। लेकिन इसके केस में थोड़ा हमें ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट में जो डिफरेंस है वो है मोर ड्रग इंट्रैक्शन। ये बार्बिट्यूरेट जो है ज़्यादा ड्रग के साथ इंटरेक्ट होती है, मतलब कि बोले तो साइड इफेक्ट ज़्यादा कॉज करती है। इसके अलावा ये जो हमारी बेंजोडाइजेपिन है कम इंटरेक्ट करती है, ये कम ही इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये जो है ना इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या है हमारे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, इनको क्लासीफाई कीजिए और उनमें जो भी हमारी जो ड्रग थी बार्बिट्यूरेट थी, एंड इसके अलावा जो हमारी बार्बिट्यूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन थी उनमें डिफरेंस क्या है वो अभी हमने कवर कर लिया है। और उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है वाटर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। उनको क्लासीफाई करना है, उनका मोड ऑफ एक्शन बताना है। देखिए लॉन्ग में ही आ जाता है लेकिन शॉर्ट में मैं जल्दी से कवर कराता हूँ और आपको बिल्कुल समझ भी आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या है, यानी कि वो ड्रग जो कि एपिलेप्सी को ट्रीट करेंगी। अब बात करते हैं कि एपिलेप्सी क्या है। देखिए एपिलेप्सी जब मिर्गी, जैसे आपने सुना होगा मिर्गी के दौरे आना, तो जब सीजर्स हमको आते हैं, सीजर्स जब आते हैं बार बार अगर हमको आने लग जाए, यानी कि रिकरेंट होता है उनका, वो बार बार हमको सीजर्स आते हैं, तो उसको हम एक डिसीज़ का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम एपिलेप्सी। अब बात करते हैं सीजर क्या है। वैसे तो आपने पता होगा दौरे, यानी कि जिसको एकदम हम गिर फिर जाते हैं उसको हम सीजर बोलते हैं, लेकिन फार्माकोलॉजिकल वर्ड में सीजर क्या है। तो देखिए होता क्या है, जो आपको पता ही होगा जैसे हमारे न्यूरॉन्स हैं इस तरीके से मैसेज कन्वे करते हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो यही तो जनरेट होता है, यही एक न्यूरॉन से दूसरे में जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा जनरेट होने लग जाता है, कुछ ज़्यादा ही मैसेज आने लग जाते हैं, या मतलब एकदम एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ना वो उसको कन्वे नहीं कर पाते, या हमारी बॉडी उसको कन्वे नहीं कर पाती, और एकदम हम गिर जाते हैं, कहीं पे भी हमें चक्कर वगैरह आ जाते हैं, दौरे पड़ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं सीजर। ये तो हो गया सीजर। अब देखिए वही सीजर कभी कभी मतलब लगातार आने लग जाते हैं, या रिदमिकली, मतलब उतने टाइम पे आने तो आने ही हैं, या किसी भी टाइम पे आ जाते हैं, तो उसको हमने डिसीज़ का नाम दे दिया जिसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। तो ये तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि आखिर एपिलेप्सी क्या है, यानी कि डिस्चार्ज होना हमारे एक्शन पोटेंशियल का, या बोले तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का एकदम अनकंट्रोल तरीके से और एकदम एक्स्ट्रा होना, तो वो हमारा एपिलेप्सी कहलाएगा। तो देखिए वही जो है ना सारा कुछ यहाँ पे लिख रखा है, बाकी आप पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो देखिए डरने की बात नहीं है, देखिए ये अभी मैं समझाऊंगा ना आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बार्बिट्यूरेट। आपने देखा होगा जो हम बार्बिट्यूरेट ले रहे थे सेडेशन के लिए, अगर हम उसकी डोज और बढ़ा दें तो वो हमारे सीजर को भी ठीक करने के काम आएंगी। तो इसके एग्जाम्पल जिसकी फेनोबार्बिटोन है, मेथाबार्बिटोल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेड एंड टॉइंस। देखिए मैं आपको फिर वही मेडिसिनल केमिस्ट्री के बेस पे आपको समझाऊँ। आपने एंटी कन्वल्सेंट ड्रग पढ़ी होंगी देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफ़ी सेम है। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में आप क्लासिफिकेशन देखोगे ना, यहाँ पे बार्बिट्यूरेट, हेडेटोइंस, ऑक्सैलिडाइंडियोन्स, सक्सिनामाइड, यूरिया एंड मोनो एसिल यूरियाज। सिंपल वही है क्लासिफिकेशन, वही और उनके एग्जाम्पल। तो देखिए वही है हमारा दूसरा हमारा हेडेटोइंस, इसमें आते हैं फेनिटोइन एंड इथियोटोइन। नेक्स्ट हमारे ऑक्साजोलिडाइंडियोन्स, तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि ट्राईमिथाडोन है और पैरामिथाडियोन है, तो इसके एग्जाम्पल हुई। बात करते हैं नेक्स्ट है सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड के अंदर आता है इथोसक्सीमाइड, ड्रग का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट हमारा बेंजोडाइजेपिन जिसका एग्जाम्पल है जिसकी क्लोनाजेपाम है। एंड लास्ट में है यूरिया एंड मोनो एसाइल यूरियाज, इसका एग्जाम्पल है जैसे कार्बामेजेपाइन। तो ये आप आई होप आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के बेस पे जल्दी से समझ आ जाएगा।
तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। बाकी लॉन्ग में आता है ना तो सबके बारे में आपने डिटेल में बताना होगा। बात करते हैं इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी बेंजोडाइजेपिन है ये, और जो बारबिटल है जो कि अभी जैसा कि हमने देखा था गाबा रिसेप्टर पे जाके काम कर रही थी। तो सिंपल सा वही लिख रखा है कि बारबिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन वर्क्स बाय फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ गाबा रिसेप्टर सो इट इनहिबिट न्यूरोट्रांसमिशन। तो ये गाबा रिसेप्टर पे जाके काम करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन हो गया। दूसरा है देखिए वो है हमारा ऑक्साजोलिडाइंडियोन्स एंड सक्सीनामाइड। ये क्या करती हैं, ये जो है ना हमारे कैल्शियम चैनल होता है एक टी टाइप कैल्शियम चैनल, तो ये जो है ना उसको ब्लॉक कर देती हैं। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, वही न्यूरॉन्स का मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ज़्यादा जनरेट नहीं होंगे और हमारे सीजर्स वगैरह वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये जो है ना अपने टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके अपना असर दिखाती हैं। नेक्स्ट देखिए हमारी 2 कैटेगरी और बची थी, और हाइड्रोटोइंस एंड यूरिया एंड मोनोएसाइल यूरिया। ये जो है ना सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती हैं। एग्जाम्पल वही जो हमारी ड्रग है जैसे कि फेनिटोइन है, एथोटोइन है, ये हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। और जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो आगे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, यानी कि जो ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा था वो कम हो जाएगा और नॉर्मली हमारे सीजर कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आई होप इन तीनों के मैंने शॉर्ट में आपको मोड ऑफ एक्शन बता दिए। आप इसको बड़ा करके ना खुद लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं रामायण बना करके। तो आप देख लेना। बाकी बात करते हैं लास्ट में, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह वाई पैरा एनास्थेटिक मेडिसिन्स नेसेसरी बिफोर सर्जरी। अगर देखिए बात करें आपकी सर्जरी होने वाली है तो वहाँ पे हम एनास्थेसिया क्यों देंगे, क्यों ज़रूरी है एनास्थेसिया। देखिए आपको पता ही होगा जब भी सर्जरी या कुछ पेशेंट के साथ होता है बहुत डरा सा रहता है, उसको स्ट्रेस रहता है, इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो वो सारा कुछ देखते हुए और उसको पेन वगैरह ना हो तो उसलिए हम प्री एनास्थेटिक मेडिसिन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आया थे लास्ट ईयर, वही मैंने सेम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारी यूनिट 5 यहाँ पे स्टार्ट होती है। देखिए लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहना। देखिए जो क्वेश्चन है ना वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट यूनिट तक इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल ये हेल्प करेंगे पास होने में। तो बात करते हैं देखिए कौन सा क्वेश्चन है, वो है डिफाइन एंटी साइकोटिक ड्रग एंड क्लासीफाई देम एंड गिव द मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। तो एंटी साइकोटिक ड्रग क्या है उनको क्लासीफाई करना है, और क्लोरप्रोमाजिन जो कि हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग ही है उसके काम करने का तरीका बताना है। तो बात करते हैं पहले एंटी साइकोटिक ड्रग क्या है। देखिए एंटी मीन्स अपोज एंड साइकोटिक मीन्स साइकोसिस, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर, एक हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाना, मेंटल डिसऑर्डर हो जाना। तो वो जो सारी दवाइयाँ जो कि वही जो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कम करने में या बोले तो उसको रिड्यूस करने में वो यूज़ की जाती हैं। देखिए जो ना कम्प्लीटली उसको ठीक नहीं कर सकती, केवल उसको ये मैनेज कर सकती हैं या फिर रिड्यूस कर सकती हैं। तो वही है हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग। बात करते हैं ना, इसको हम न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ भी सकता है कि व्हाट आर न्यूरोलेप्टिक्स, तो आपको इसका सिनोनिम भी पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है, इसको सिंपली क्लासिफाई कर दो। ये 2 टाइप्स की होती है हमारी, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। देखिए आप ऐसा समझिए फर्स्ट जनरेशन जो मेडिसिन होती है ना उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, लेकिन जो सेकंड जनरेशन बोले तो उनको हम तब यूज़ करते हैं जब ये जो सारी हमारी मेडिसिन है इनके लिए जब पेशेंट में कोई मतलब पर्सनली ही कोई अगर एलर्जी वगैरह हो जाए, कोई मतलब रिएक्शन वगैरह करती हूँ दवाइयाँ, तो तब जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन में भी 2 टाइप्स की होती हैं। हाई पोटेंसी, हाई पोटेंसी कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा पोटेंट होंगी, वो इफेक्टिव ज़्यादा होंगी। तो वो हमारी इसके अंदर आते हैं हेलोपेरिडोल या और इसमें है थियोथिक्सेन। हाई पोटेंसी कहने का मतलब है देखिए यहाँ पे उसकी थोड़ी ही मात्रा काफ़ी असरदायक होगी। ठीक है, लो पोटेंसी, इनकी पोटेंसी थोड़ी कम होती है, जैसे कि क्लोरपेरामाजीन है, प्रोक्लोरपेराजीन है। तो इस तरीके से आपने क्लासीफाई करना है। सेकेंड जनरेशन में आती है हमारी क्लोजापिन है और एलिपीप्राजोल है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है एंटी साइकोटिक ड्रग में, जो हमारी ड्रग है थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन में क्या डिफरेंस है, सेकंड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट जनरेशन जो है ना देखिए केवल हमारे डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, डोपामाइन रिसेप्टर पे जाके अपना असर दिखाती हैं। लेकिन जो हमारे सेकंड जनरेशन वाली होती है ना वो डोपामीन को भी ब्लॉक करती हैं, साथ के साथ सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करती हैं, दोनों पे अपना असर दिखाती हैं। तो ये जो है ना देखिए थोड़ी साइड इफेक्ट होते हैं इनके, थोड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो देखिए ये है इनका क्लासिफिकेशन। बात करते हैं जो हमने जैसे क्वेश्चन में पूछा था क्लोरप्रोमाजीन जो है उसका मोड ऑफ एक्शन बताइए। तो क्लोरप्रोमाजीन है देखिए 2 तरीके से काम करते हैं, हमारी एंटी इमेटिक भी होती है, एंटी साइकोटिक भी होती है। एंटी इमेटिक यानी कि जो वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह जो हो जाती है, उल्टी वगैरह, तो उनको भी कम करने में यूज़ की जाती है। तो देखिए पहले वही मोड ऑफ एक्शन मैंने लिख दिया है कि इट ऑल्सो यूज एज एंटी इमेटिक ड्रग विच वर्क्स बाय इनहिबिटिंग और ब्लॉकिंग
हिस्टामिन यानी कि H1 रिसेप्टर, डोपामाइन यानी कि D2 रिसेप्टर एंड मस्करनिक रिसेप्टर। तो ये जो है इन तीनों रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करती है वोमिटिंग सेंटर में, और हमारी जो वोमिटिंग वगैरह होती है वो कम हो जाती है, होती नहीं है। बात करते हैं जो एंटीसाइकोटिक की तरह ही काम करती है, जो है ना हमारा जो डोपामिन जो होते हैं रिसेप्टर, ये उनको जाके ब्लॉक कर देती हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लिम्बिक एरिया में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल एंड लिम्बिक एरिया ऑफ ब्रेन, यहाँ पे हमारे डोपामिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, सिंपल सा वही आपने मोड ऑफ एक्शन में बता देना है कि हमारे डोपामिन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करती हैं, और जिससे कि हमारा जो एक्सेसिव जो मतलब ज़्यादा मात्रा में जो डोपामिन था ब्रेन में, वो फिर नहीं बनता है, या बोले तो असर नहीं करता है, और सिंपल से जो हमारे हेलुसिनेशन थे, या बोले तो जो भी हमें दिक्कत हो रही थी साइकेटिक वाली, वो सारी ठीक हो जाती हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं हमारी क्लोरप्रोमासिन। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए वो हमारा क्लासीफाई एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी ड्रग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लासीफाई करना है आपने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को और साथ के साथ एंटी एंजाइटी ड्रग को। पहले आपने देखिए बात करना है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या है। तो उससे पहले समझना होगा डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन कहने का मतलब है जो सेरोटोनिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जब उसका जो अमाउंट वो कम हो जाता है तो हमें हो जाता है डिप्रेशन। तो उसी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, या बोले तो सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो हमारी एंटी डिप्रेसेंट कहलाती हैं। यानी कि वही एंजाइटी वगैरह, या फिर किसी से कुछ मतलब नहीं रखना, खुद ही खुद में रहना, वही डिप्रेशन में रहना, उसको ठीक करना, वही जो मेडिसिन काम करेंगी वो हमारे एंटी डिप्रेसेंट कहलाएंगी। तो बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और इसको ना बना करके आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ना, वो 5 टाइप्स की होती हैं। तो बात करते हैं कि करके पहला जो है देखिए बहुत ही आसान है। पहला है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जैसे कि ऑक्सीडेज एज यहाँ में लग रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक एंजाइम है। तो ये जो है ना एंजाइम को जाके इनहिबिट करेंगे, शॉर्ट में इसका नाम है MAOI, ठीक है। तो ये एंजाइम आखिर करता क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है इसको इनहिबिट करने की। तो ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर थे ना, यानी कि सेरोटोनिन जिसको हमें बढ़ाना है, इसके अलावा डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, तो ये उनको डिग्रेड कर देता है, उनको मेटाबोलाइज कर देता है, उनको ये तोड़ देता है। तो भाई ये अगर तोड़ेगा तो हमें इससे ही तोड़ना होगा। तो सिंपली हमने इस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देना है, इसको इनहिबिट कर देना है। तो वही हमारी मेडिसिन कहलाएंगी मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। एग्जाम्पल है जैसे कि सेलेगिलिन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में ट्राईसाइक्लिक 3 साइकिल वाली रिंग पाई जाती है। तो ये भी हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उनके अमाउंट को ये बढ़ाती है। एग्जाम्पल है जिसके एमिप्रामीन है, एमिट्रिप्टालिन है। तो ये हमारी TCA शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब देखिए जैसे कि सेंटेंस में बोल रहा है सेलेक्टिव, यानी कि जो हमारी सेरोटोनिन पे ही जाके काम करेगी। सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि कहीं पे सेरोटोनिन का रीअपटेक हो रहा है, उसको हमें रीअपटेक होने से रोकना है। तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो सेरोटोनिन को अपने अंदर रीअपटेक करते हैं, उसके अंदर अपने अंदर लेते हैं। तो वही जो है ना हमें रोकना होता है कि जितना ज़्यादा बाहर रहेगा उतना ही ज़्यादा हम जो डिप्रेशन वगैरह वो ठीक हो जाएगा। तो रीअपटेक को रोकने के लिए जो भी मेडिसिन दी जाती है उसको इनहिबिट करने के लिए, वो है हमारे SSRI, बोले तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। एग्जाम्पल जैसे कि फ्लोक्सेटिन है, सेरोटोनिन है, ये हमारे हैं SSRI, शॉर्ट में आप याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे अदर या बोले तो एटिपिकल, इसके अलावा कुछ जो एंटी डिप्रेसेंट है वो आ जाते हैं इस कैटेगरी में, जैसे कि ट्राजोडोन है और मेप्रोटिलिन है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट में है वो है मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। ऐसा मतलब कि हमारा मूड एकदम ख़राब सा हो रहा है थोड़ा, जैसे कि हो जाता है ना कभी कभी दिल टूटने पे या वैसे वगैरह सारा कुछ, तो वो खुशी महसूस कराने के लिए या अकेलापन जो है वो सारा कुछ दूर होने में, एग्जाम्पल जैसे कि लिथियम ड्रग है, वो अपना एकदम आपको अच्छा सा महसूस कराएगी। तो मूड स्टेबलाइजिंग में भी ड्रग जो है काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग, यानी कि वो सारे ड्रग जो कि एंजाइटी, टेंशन वगैरह जो हमारे दिमाग में चल रही है, जैसे एग्जाम की अभी आपको चल रही है, वही उनको दूर करने के लिए जो ड्रग दी जाएगी वो एंटी एंजाइटी कहलाएगी। बात करते हैं इसमें क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन। तो अभी तक जो हमने ड्रग पढ़ी है ना, वो सारी ड्रग इसी में आ गई हैं। जैसे कि हमारे बेंजोडाइजेपिन, ये क्या थी, हमारी सेडेटिव थी, हिप्नोटिक थी। तो अगर उनकी हम डोज बढ़ा देते हैं ना, ये डोज उतनी भी देते हैं, तो वो एंटी एंजाइटी भी की तरह भी वो काम करती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके डाइजेपाम है, एल्प्राजोलम है, ऑक्साजेपाम है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए एजापिरोन। एजापिरोन जो नेम है ना उसके स्ट्रक्चर के बेस पर आया है। एग्जाम्पल इसमें देखोगे बसपिरोन है और जैपिरोन है और स्पापिरोन है, ठीक है। ये हमारे एजिप्रोन के अंदर आते हैं। और इसमें देखिए नेक्स्ट हमारे सेडेटिव, यानी कि वही जो अभी हमने बेंजोडाइजेपिन वगैरह के साथ पढ़े थे, इसके एग्जांपल जिसके हाइड्रोक्सीजीन है, तो वो यहाँ भी काम करेगी। इसके अलावा वही बारबिचुरेट, जैसे कि एमोबार्बिटल है, पेंटोबार्बिटल है, फेनोबार्बिटल है। तो
अगर उतनी ही डोज अगर हम दें तो वो एज ए एंजाइटी या बोले तो सैडेशन कॉज करना, सेम बात है, वही ये यहाँ भी काम करेगी। तो क्लासिफिकेशन में आपने ये यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोलोल भी यहाँ पे काम करती है, ठीक है। हमारा ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो हमें थोड़ी चिंता सी रहती है ना, टेंशन सी रहती है, या हम थोड़े गुस्से से में रहते हैं, तो वही अगर हम प्रोप्रानोलोल भी दे देंगे तो कम हो जाएगा हमारा वही गुस्सा वगैरह। इसके अलावा लास्ट में है वही एंटी डिप्रेसेंट, जो कि हमने पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखा था, सारा का सारा वो यहाँ भी काम आएगा। किसमें? एंटी एंजाइटी में। वही SSRI, सेरोटोनिन, रिएप्टिक इनहिबिटर, इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसके अलावा मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में एक और कैटेगरी जुड़ गई यहाँ पे, सेरोटोनिन एंड नोर एड्रिनलिन रिएप्टिक इनहिबिटर, यानी कि जो सेरोटोनिन का और नोर एड्रिनलिन को जो रिएप्टेक कर रहे थे हमारे न्यूरॉन, तो ये उनको भी जाके इनहिबिट करेंगी। तो आई होप ये जो क्लासिफिकेशन है पूरा दोनों को आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसके बारे में बाकी खुद भी बना करके लिख सकते हैं। शॉर्ट टाइम में मैं केवल इतना ही आपको बता रहा हूँ, नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे फार्मेसी वाला पे, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो हमारे डिफाइन एंटीमैनिक्स एंड हेलुसिनोजन ड्रग। तो देखिए पहले देखते हैं एंटीमैनिक्स, इसको देखिए हमने तोड़ देना है। एंटी मीन्स अपोज, मैनिक्स मीन्स मैनिया, मैनिया बोले तो मैडनेस, पागलपन, यानी कि जब हमारी कुछ हरकतें पागलों जैसी होती हैं, थोड़े हमारे लक्षण उस तरीके से, तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए जो हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग दी जाती हैं वो हमारी एंटीमैनिक्स कहलाती हैं। तो वही लिख देना सिंपल से यहाँ पे, दो ड्रग विच आर यूज टू स्टेबलाइज मूड बाई कंट्रोलिंग सिम्टम्स ऑफ मैनिया, यानी कि वही मूड को स्टेबलाइज करना, मूड को ठीक करना, वहाँ पे जो मेडिसिन काम करेंगी वो हमारी ये एंटीमैनिक्स कहलाएंगी। एग्जाम्पल जो हमने लिथियम देखा था वही, एंड कार्बामेज़ेपाइन, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट वो है हेलोसिनोजन। तो ये कौन सी मेडिसिन होती हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने ज़रूर देखा होगा। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा ना सुट्टा मारते हुए, अलग ही दुनिया फील करना, तो वही है हमारा हेलोसिनोजन, यानी कि ऐसी सारी दवाइयाँ जिनको खाने के बाद हमें एकदम ऐसा फील होता है, हम डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं, या अलग ही फीलिंग आती है, उसी को बोलते हैं हेलोसिनोजन। दोस्त बोलते हैं ना कि आओ चलो दूसरी दुनिया में चलते हैं सुट्टा मारने, वही केस है यहाँ पे हेलोसिनेशन, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि हमें थोड़ा हटके फील कराते हैं। एग्जांपल जैसे कि LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ये इसका LSD आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना। बाकी मेस्कोलिन है और सिलोसाइबिन है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वो हमारे वाटर नूट्रोपिक्स, डिस्क्राइब देम। अगर आपने कभी कभी सुना होगा भाई कुछ खा लेकर दिमाग बढ़ जाएगा, कुछ अच्छा खा लेकर, यानी कि वो सारी दवाइयाँ जो आपके मेंटल जो फंक्शंस होते हैं उनको इन्हांस करने के लिए दी जाती हैं। या फिर सपोज जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके सर्वर में दर्द हो रहा होगा, या फिर आपको याद नहीं हो रहा है, तो वो सारी दवाइयाँ जो कि आपको याद कराने में हेल्प करेंगी या फिर आपकी जो मेमोरी है उसको बढ़ाएंगी, वो हमारे नूट्रोपिक्स कहलाएंगे। वही लिख रखा है देखिए, नूट्रोपिक्स आर ड्रग और सप्लीमेंट दैट आर यूज टू इंक्रीज मेंटल फंक्शन सच एज मेमोरी, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन एंड अटेंशन, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि पिरासेटम है, ऑक्सीरासेटम है, एनिरासेटम है। अभी जाओ ओवर द काउंटर आपको मिल जाती हैं और खाओ और दिमाग बढ़ाओ, ठीक है। बात करते हैं इसकी, देखिए काम कैसे करती हैं। तो ये ना देखिए वैसोडाइलेटर होती हैं, जो हमारा ब्रेन जो होता है ना, तो वहाँ पे जो भी उसकी वेन्स होती हैं, जो भी हमारी आर्टरीज होती हैं, उसको डायलेट कर देती हैं। जब आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी ना, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा हमारे ब्रेन में। जब ब्लड ज़्यादा जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे कहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ज़्यादा जाएंगे, यानी कि वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी सारी चीज़ों की, एनर्जी की, ऑक्सीजन की, और वाटर वगैरह, वाटर नहीं ब्लड वगैरह की। तो वहाँ पे जो काम करेगा हमारा नूट्रोपिक्स ऐसे काम करेंगे, तो हमारी एक्टिविटी भी वहाँ पे बढ़ जाती है ब्रेन की। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन पेपर में आया था। डिफ्रेंशिएट MAO-A एंड MAO-B इनहिबिटर। तो बात करते हैं ना MAO और MAO-B, ये ना हमारे एंजाइम हैं। पहले इनकी मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, इनकी फुल फॉर्म है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर A, यानी कि A टाइप। दूसरा है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर B, यानी कि B टाइप। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं MAO, यानी कि A टाइप वाला जो है। तो पहले इसका आप काम समझिए। तो ये जो ना हमारा एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना, जैसे कि नोरेपिनेफ्रिन है, पॉइंट पे ध्यान रखना, देखिए नोरेपिनेफ्रिन है, डोपामीन है एंड सेरोटोनिन है। तो ये जो ना इन तीनों को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, यानी कि इनको तोड़ने का काम करता है। जब ये टूटेंगे ना तो हमें क्या होगा, डिप्रेशन होगा, क्योंकि सेरोटोनिन जैसा भी हमने डिप्रेशन वाले में देखा था कि ये कम हो जाता है। जब ये कम हो जाएगा तो हम डिप्रेस हो जाएंगे। तो वो जो सारे ड्रग जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करने के काम आती हैं, जैसा कि अगर आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज पीछे लग जाऊँ
यहाँ पे देखिए MAOI यानी कि वही मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर किस में पड़ी थी, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में। तो ये एक ऐसा एंजाइम था जो हमारे इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन कर दे रहा था, उनको मेटाबोलाइज कर दे रहा था। तो वही हमें रोकने से बचाना है। तो यहाँ पे ये अगर हम बात करें MAOA इनहिबिटर यानी कि वो सारी दवाइयाँ जो कि एंटी डिप्रेसेंट होती हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी, बोले तो इस एंजाइम को वो इनहिबिट करेंगी। लेकिन दूसरा जो है ना वो थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। तो ये देखिए MAOB जो है ये केवल डोपामीन को मेटाबोलाइज करता है, केवल डोपामीन को ही ये ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे डोपामीन की अमाउंट कम होगी तो उससे हो जाती है हमें पार्किंसंस डिसीज। देखिए अभी मैं क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, अभी ही आपको समझा दूँ। पार्किंसंस डिसीज एक ऐसे डिसीज, कभी कभी आपने बड़े बूढ़े लोगों को देखा होगा वो बैठे बैठे किसी जगह हिलते रहते हैं। सपोज जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ मेरा हाथ ऐसे ऐसे हिलने लग जाए। यदि आपने 60+ लोगों को देखा होगा ना जिनसे अगर हम साइन वगैरह करते हैं, जैसे कि अगर मैं साइन कर रहा हूँ तो वो साइन जल्दी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल ऐसे हाथ चलाएंगे जैसे कि ऐसे कर करके, है ना। तो वो जो केस है ना वो जो हमारी डिसीज़ होती है, यानी कि जिसमें हमारे हाथ पैर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, हम मूव नहीं कर पाते, या फिर हमारी जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, हम अपनी मर्जी से उनको नहीं उठा पाते, तो वो कहलाती है पार्किंसंस डिसीज़। अभी पार्किंसंस डिसीज़ होती कैसी है, मतलब होती क्या है ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन इसकी फार्माकोलॉजी क्या है। देखिए हमारे दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक है हमारा डोपामीन। डोपामीन एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो कि काम करने का काम, काल्म बोले तो रिलैक्स, एकदम इनहिबिटरी काम करता है, इनहिबिटरी, ठीक है। दूसरा है एक हमारा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। तो ये थोड़ा अपोजिट है, ये एक्साइटेटरी नेचर का होता है। ये जो भी हमारे मैसेज होते हैं उनको और देर से और जल्दी जो है ना कन्वे करेगा, यानी कि ये एक्साइटेटरी होता है। लेकिन डोपामिन होता है इनहिबिटरी। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब हमको पार्किंसंस डिसीज नहीं है तो डोपामिन जो है ये एसिटाइल कोलिन के बराबर होता है, यानी कि जितना डोपामीन है उतना ही एसिटाइल कोलिन है। लेकिन पार्किंसंस डिसीज में क्या हो जाता है, डोपामीन तो हो जाता है कम और एसिटाइलिन हो जाता है ज़्यादा, यानी कि जो इनहिबिटरी जो हमारे फंक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे और एक्साइटेटरी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सपोज एक्साइटेटरी कहने का मतलब है हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगे, उनको ढीला कौन करेगा, डोपामाइन करने वाला था वो तो कम ही हो गया। तो इस केस में जो हमारा डोपामीन है वो कम हो जाएगा और एसिटाइलिन कोलिन बढ़ जाएगा। अब आते हैं अपने पॉइंट पे यहाँ पे। तो ये हमारा MAOB एक ऐसा एंजाइम है जो कि डोपामीन को ब्रेक डाउन करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, यानी कि उसके अमाउंट को कम करता है। जब भाई अमाउंट कम होगा डोपामीन का, जैसे कि अभी हमने देखा था, तो क्या हो रहा था, पार्किंसंस की डिसीज हो रही थी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन था MAOB इनहिबिटर, यानी कि वो सारी दवाइयाँ जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी वो हमारी कौन सी दवाइयाँ कहलाएंगी, वो एंटी पार्किंसंस ड्रग कहलाएंगी। तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। MAOA जो हमारा A टाइप का जो है वो एंटी डिप्रेसेंट होता है और जो B टाइप का जो है वो हमारा एंटी पार्किंसंस होता है। तो आई होप ये जो दोनों मेडिसिन है उनका कन्फ्यूजन आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन वो है व्हाट इज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, देखिए हमारी एक गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। जब इसको हम एनेस्थीसिया की तरह लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, तो ये जो हमारे लंग्स होते हैं ना, लंग्स थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, देखिए कुछ इस तरीके से लंग्स होते हैं और इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स वही मैं डिवाइड करके बता दूँ, चलो एक तरफ ही समझ लो। ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे लास्ट में देखोगे ना इस तरीके से कुछ सैक होते हैं, सैक बोले तो ये एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई, जहाँ पे एक्चुअली में हमारी ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती है। यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ऑक्सीजन आती है एल्वियोलाई में, यहाँ पे ब्लड वेसल कनेक्ट होती हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाती हैं, और इधर से हमारी CO2 जाती है एल्वियोलाई में, और जब एल्वियोलाई से एक्सचेंज होती है तो वो हमारी बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से काम होता है। लेकिन देखिए जब हम नाइट्रस ऑक्साइड ले लेते हैं ना, तो वो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड बहुत रैपिड तरीके से, बहुत फास्टली वहीं एल्वियोलाई में आ जाती है और उनको वो डायलेट करने लग जाती है। ये जहाँ भी जो भी उसके अंदर जो भी गैस होती है, सपोज हमारी ऑक्सीजन है, तो उसको वो डाइल्यूट करने लग जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो है ना उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो उसी को हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइप मीन्स कम, हाइपो मीन्स कम, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी में, वो है हमारी हाइपोक्सिया। और डिफ्यूजन हाइपोक्सिया यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से हमारी जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई के अंदर वो डिफ्यूज़ हो गई है,
वो हमारी डिफ्यूजन हाइपोक्सिया कहलाएगा। तो वही यहाँ पे लिख रखा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखिए लास्ट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसंस ड्रग। भाई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आर यूज्ड इन पार्किंसंस डिसीज। तो अभी देखिए हमने देखा था पार्किंसंस की डिसीज क्या है, यानी कि एक ऐसी डिसीज जिसमें जो हमारी मसल्स वगैरह जो होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, साथ के साथ में झटके वगैरह भी लगते हैं और उनको हम मूव नहीं कर पाते। जब वो टाइट हो जाएंगे ना, इनको हम ऐसे भी नहीं हिला पाते हैं। बड़े बूढ़े लोगों के साथ ऐसा होता है, वो चल फिर भी नहीं पाते हैं। इसके अलावा उनकी जो पोस्चरल स्टेबिलिटी होती है, यानी कि जैसे कि बिना किसी दीवार वगैरह से कमर लगा के बैठना, सीधे बैठना, वो नहीं बैठ पाते, यानी कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस डिसीज़ को हम बोलते हैं पार्किंसंस की डिसीज़। एग्जाम्पल डेफिनेशन देखिए लिख रखा है, एंटी पार्किंसंस ड्रग वो ड्रग होंगी जो कि पार्किंसंस डिसीज को ठीक करेंगी। तो पार्किंसंस डिसीज क्या है, एक कंडीशन व्हेन डोपामिन डिक्रीज, जैसे कि मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट समझा दिया था, डोपामिन कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है, यानी कि एक्साइटेटरी फंक्शन बढ़ जाएंगे, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी, उनको रिलैक्स करने वाला डोपामिन है ही नहीं। तो उस केस में हमारा पार्किंसंस का डिसीज हो जाती है। यहाँ पे कुछ हमारे सिम्टम है, रिजिडिटी यानी कि मसल्स का रिजिड टाइट हो जाना, ट्रीमर झटके वगैरह लगना, ब्रेडिकाइनेजिया वही एक जगह से दूसरी जगह भी मूव नहीं कर पाना, वो हमारा ब्रेडिकाइनेजिया। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी यानी कि हमारे जो पोस्चर होता है, हम बैठ भी नहीं पाते हैं, सीधा खड़े नहीं हो पाते हैं, वो कुछ इसके लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं पार्किंसंस के डिसीज़ के। तो बात करते हैं, देखिए सिंपल सा वही यहाँ पे दिखा रखा है, डोपामिन का कम हो जाना, एसिटाइलकोलिन का बढ़ जाना, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहीं से मैं आपको समझाऊँ। अच्छा, क्लासिफिकेशन में दो तरह की दवाइयाँ हमारी होंगी। एक वो दवाइयाँ होंगी जो कि डोपामिन के जो अमाउंट उसको बढ़ाएंगी, एक वो होंगी जो एसिटाइलकोलिन बढ़ गया है उसको कम करेंगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आया। तो सिंपल सा पहला है ड्रग एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम, यानी कि जो डोपामिन को बढ़ाने में काम करेंगी, वो हमारी इस टाइप की होगी। दूसरी जो हमारा क्लासिफिकेशन है, इसी में कैटेगरी है, वो है ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम, यानी कि जो एसिटाइलकोलिन बढ़ा है उसको कम करने का काम करेंगे। तो या तो डोपामिन बढ़ जाए या एसिटाइलकोलिन कम हो जाए, तो हमारी जो हमारी पार्किंसंस की डिसीज है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी क्लासिफिकेशन है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है देखिए डोपामिन प्रिकर्सर, यानी कि जो डोपामिन का प्रिकर्सर है कोई केमिकल, अगर हम उसी को दे दें तो वो डोपामिन की जो मात्रा उसकी पूर्ति कर देगा, जैसे कि लेवोडोपा है। इसके अलावा है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि हमारे लेवोडोपा वगैरह है या फिर हमारी डोपामिन वगैरह उसको ये मेटाबोलाइज करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर हम उन्हीं एंजाइम को इनहिबिट कर दें, उनको डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होने दें, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। डोपामाइन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे वो है देखिए क्लासिफिकेशन में डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी कि जो कि डोपामिन की तरह काम करेंगे, उसके इफेक्ट को बढ़ाएंगे। एग्जांपल जैसे कि ब्रोमक्रिप्टिन है, रोपिनिरॉल है, ये हमारे एग्जांपल हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वही MAOB इनहिबिटर, जो कि अभी पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझा था। ये कि हमारा एंजाइम था मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जो कि डोपामिन को ब्रेक डाउन कर रहा था। तो अगर हम उसका ब्रेक डाउन होना ही रोक दें तो हमारा डोपामिन कम नहीं होगा। तो इस तरीके से काम कर सकता है। इसके अलावा एक और एंजाइम है COMT। तो देखिए बात करें, ये भी हमारे एक एंजाइम है जिसकी फुल फॉर्म है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो देखिए बात करें ना, ये एक ऐसा एंजाइम है जैसे कि हम जैसे लेवोडोपा वगैरह ले रहे थे, तो ये दोनों उनका डिग्रेडेशन करता है, उनका ही ब्रेक डाउन कर देता है। तो हमने ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करना होता है। तो उसको इनहिबिट करने के लिए जो दवाई दी जाएंगी वो हमारे COMT इनहिबिटर कहलाएंगी। एग्जाम्पल इंट्राकैपोन है, कैपोन और इसके अलावा जैसे कि टोलाकैपोन है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं। लास्ट में एक और कैटेगरी है, वो है ग्लूटामेट, यानी कि NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ग्लूटामेट जो है ये भी हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हेल्प करता है डोपामिन की। तो अगर हम इसको भी बढ़ा दें तो भी हमारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसमें जो ड्रग काम करेगी वो है एमेंटाडिन। ठीक है, दूसरी जो हमारी ड्रग है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम, यानी कि एक ऐसी ड्रग या ऐसा सिस्टम जो कि हमारा एसिटाइलकोलिन को कम करने का काम करेंगे। बात करते हैं, इसमें है सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक, यानी कि एंटी मतलब कि वही अगर हमारा एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया है ना, तो उसको कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देंगे, तो फिर वो अपना असर भी नहीं दिखाएगा। तो वही एग्जाम्पल जैसे कि ट्राईहेक्सिफेनिडिल एंड प्रोसाइक्लिडीन है, बाइपेरिडेन है, ये हमारे हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, दूसरे हमारे एंटी हिस्टामिनिक, कुछ हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी यहाँ पे काम करेंगी जो कि क्या करेंगे, इनडायरेक्टली कोलिन जो एसिटाइलकोलिन है उसको कम करेंगे, जैसे कि प्रोमिथाजीन है और फेनाड्रीन है।
ये आपको क्लासिफिकेशन आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए बात करते हैं ना, देखिए क्वेश्चन में एक और पॉइंट था हमारा, वाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आर यूज्ड इन पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्यों यूज़ होती हैं? तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, हमारा एसिटाइलकोलिन बढ़ रहा था, तो ये क्या होता है, ये हमारा कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर ही तो होता है, जो कि हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। तो अगर हम इनके रिसेप्टर को ही बंद कर दें, मतलब एसिटाइलकोलिन बाइंड ही ना हो जा करके, तो क्या होगा, सिंपल सा हमारे पार्किंसंस की डिसीज ठीक हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्यों यूज़ होते हैं। आपने बता देना कि भाई यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसको ही हमने इनहिबिट करना है। अगर ये इनहिबिट हो गया, हमारी पार्किंसंस की डिसीज ठीक हो जाएगी। वही अपने चंद लफ्ज़ों में यहाँ पे बयां किया मैंने सारी कथा। तो पार्किंसंस के डिसीज़ में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इसलिए यूज़ होती हैं कि वो जो है एसिटाइलकोलिन जो हमारा बाइंड होने वाला है कोलिनर्जिक रिसेप्टर से, वहाँ पे जाके बाइंड ना हो और अपना असर ना दिखाएं। तो ये सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे लिखा है। बात करते हैं लास्ट में जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। वाट आर राइट इन नोट, ये नोट है, राइट इन नोट ऑन ओपियोइड एनाल्जेसिक। इसके अलावा नॉन ऐसे भी आ सकता है, जैसे कि वाट आर ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, उनमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि हमारा ओपियोइड, ओपियोइड कहने का मतलब होता है नशीली दवाइयाँ, जो कि हमारी एक्ट करती हैं किस पे, CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन पे। एनाल्जेसिक आपने पता होगा पेन किलर, यानी कि ऐसी पेन किलर जो कि हमारी CNS पे असर दिखा करके, CNS पे एक्ट करके पेन को कम करती हैं, वो हमारी क्या कहलाएंगी, ओपियोइड एनाल्जेसिक कहलाएंगी। बात करते हैं ना, ये हमारी नॉर्मल एनाल्जेसिक, जैसे कि हम आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक ले लेते हैं, उनसे बहुत हटके होती हैं। वो तो हमारा थोड़ा सा पेन होता है उसको कम करती हैं, लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा पेन हो जाए, हमारा कोई बॉडी का पार्ट कट जाए, जैसे सोल्जर्स वगैरह का हो जाता है ना, वॉर वगैरह में उनका कहीं लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो उनको हम ऐसे ही इंजेक्शन लगा देते हैं मॉर्फिन का, कोडीन का, कि उनको ऐसा ही महसूस ना हो कि उनके कहीं लगी है। तो वो जो दवाइयाँ हैं ना, वो है हमारी ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो ये हमारे CNS पे जाके अपना असर दिखाती हैं। और एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है। तो ये जो ना पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो ये जो सारा कुछ था ना मैंने कवर किया है, आई होप ये थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी। और बाकी सारी यूनिट हमने कवर किए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम पेपर होगा उसकी हम कवर करने का ट्राई करेंगे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की। बाकी सॉरी उसका फार्माकोग्नोसी की। बाकी हमारे सारा कुछ कवर हो चुका है। तो यही मैंने कराना था। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।